राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिंदी भवन न्यास के अध्यक्ष हैं, विराजमान हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। आधार वक्तव्य देने के लिए सम्माननीय भाई मनोज श्रीवास्तव जी, जो प्रमुख प्रशासनिक पदों पर रहे वो एक इतर बात है, लेकिन आज मैंने उन्हें अक्षरा के प्रधान संपादक के नाते और एक वरिष्ठ चिंतक, लेखक और साहित्यकार के नाते आमंत्रित किया है। आपका स्वागत। मुख्य अतिथि की आसंदी से प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा जी, पूर्व प्रतिकुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कई देशों में रहे, आज यहाँ उपस्थित थे। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लें तो आप सबके खूबसूरत चेहरे सारी दुनिया देख सके। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी, अध्यक्ष हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड की ओर से आमंत्रित थे। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत जल्दी वो जुड़ेंगी, उनका संदेश है हमारे पास। इसके उपरांत चर्चा सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी, जो मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष हैं, आप जुड़ेंगे। प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं भी जुड़ा हूँ। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वीडियो को बस ऑन रखें कृपया, मेरा बहुत अनुरोध है, क्योंकि प्रतिभागी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, फिर हमें लगेगा कि कहीं कोई लिंक तो इधर उधर नहीं हुआ है। मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी, जो चर्चा सत्र की अध्यक्षता करते हैं और जिनको अभी हाल में ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, हालांकि उन्होंने उसकी मिठाई मुझे नहीं खिलाई है, फिर भी मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ला जी, पूर्व निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश और पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, कई ग्रंथों के रचनाकार, में आपका स्वागत। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी थोड़े विलंब से जुड़ेंगे, वो एक गंभीर गोपनीय कार्य में है, उन्होंने इसका मुझे संदेश दिया है। फिर भी स्वागत के समय में मैं अध्यक्ष हिंदी एवं संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को भी स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी, आप जुड़ गए हैं या जुड़ेंगे? प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी आज कुलपति के प्रभार में हैं उज्जैन विश्वविद्यालय में, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी जी, कृत कार्य आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग BCW काशी हिंदी विश्वविद्यालय वाराणसी, आप जुड़ गई हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर प्रताप राव कदम, श्री माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में आप प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संदीप अवस्थी जी, वो एक कार्यक्रम में है, लगभग 7:30 बजे विलंब से जुड़ेंगे, मैं उनका स्वागत। समस्त लोगों के स्वागत को मैं कर रही हूँ हिंदी भवन के मंत्री संचालक श्री कैलाश चंद्र पंत जी की ओर से। कैलाश चंद्र पंत जी से मैंने निवेदन किया था कि वो इस कार्यक्रम में कुछ बोलें, लेकिन शायद उन्होंने सुनना ही ज्यादा उचित समझा और उनकी ही की तरफ से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सम्माननीय श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी जी, सम्माननीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी और मैं स्वयं हिंदी भवन का हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जितने भी हमारे विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं वो सब हिंदी भवन को बहुत गहराई से जानते और समझते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पावस व्याख्यानमाला, शरद व्याख्यानमाला और बसंत व्याख्यानमाला के माध्यम से राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करती है, और उसमें आप सब लोग कई बार उपस्थित हुए होंगे। लेकिन विचार विमर्श के दौरान ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन कार्यक्रमों की श्रृंखला को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है
कि हमारे साथ अमेरिका के, नीदरलैंड के, जापान के, सूरीनाम के, फिजी के विद्वान जुड़ सके और हम अपने आर्थिक संसाधनों के अधीन उनको बार बार बुला सकें। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रश्न को उपस्थित करना है, हिंदी को विश्व मंच पर प्रतिस्थापित करना है, तो निश्चित बात है कि हमें विश्व मंच पर अपनी जो संस्था तो निरंतर इतने कोशिश और प्रयास कर रही है उसको वहां तक ले जाना होगा और उन लोगों को यहाँ तक लाना होगा। इसी क्रम में एक विशिष्ट कार्यक्रम बहुत ही जल्दी विदेशों में हिंदी शिक्षण को लेके आयोजित किया जाएगा। आदरणीय आनंद वर्धन शर्मा जी विदेशों में रहे हैं, हिंदी शिक्षण से जुड़े। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इसमें आपकी निरंतर मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। आज यह विशेष कार्यक्रम आज इस वजह से आयोजित किया गया कि हिंदी दिवस है। आप सब जानते हैं कि हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 में वर्धा से के आह्वान पे शुरू हुई और पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि हमारे ही देश में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। कई राजनीतिक कारण हैं, इच्छा शक्तियों का भी अभाव है। सवाल इस बात का है कि जो चीज राष्ट्रभाषा नहीं है उसको हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचाना है। हम थोड़े से प्रश्नों को बिल्कुल प्रस्तावना में 2-3 बातों को कहूंगी क्योंकि आधार वक्तव्य को आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी प्रस्तुत करेंगे कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी चुनौतियां और संभावनाओं पर विमर्श हमें करना है और संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व मंच पर हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा बन सकती है तो उसके समाधान हम सबको विश्व मंच पर प्रस्तुत करने होंगे। पहला सवाल है भाषा की पहचान और मान्यता। हमें हिंदी की मान्यता और प्रयोग की वर्तमान स्थितियों का निरंतर विश्लेषण करना पड़ेगा। हमें हिंदी के अनुवाद और संवाद में उसके योगदान और चुनौतियों पर निरंतर विमर्श करना पड़ेगा। इस संदर्भ में जो विभिन्न परियोजनाएं संचालित हैं उनके विभिन्न पहलुओं पर, संवैधानिक दस्तावेजों में हिंदी के प्रयोग पर और विभिन्न जो समितियां हैं उनमें भी हिंदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है इस पर गहन दृष्टि रखनी पड़ेगी। आप सबको याद होगा विश्व हिंदी सम्मेलनों में कई मंतव्य पारित हुए, लेकिन उन मंतव्यों में प्रथम जो मंतव्य था संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी, हम आज भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको हम पूरा नहीं कर सके। आखिर हिंदी के संरक्षण और समेकन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक देशों से, अनेक सदस्यों से हम क्या सहयोग ले सकते हैं? हिंदी के प्रयोग में उनकी क्या दृष्टिकोण हो सकती है? इस पर हम गंभीर विचार विमर्श करेंगे। अब मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए माननीय अध्यक्ष श्री सुखदेव प्रसाद जी दुबे और आदरणीय श्री कैलाश चंद्र पंत जी के आदेश से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आधार वक्तव्य के लिए डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात व्यक्त करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष दुबे जी का, आदरणीय कैलाश पंत जी का, आशीष शुक्ला जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आधार वक्तव्य के लिए मुझे अवसर देना उचित समझा। मैं ये देखता रहा हूँ कि पहले जो भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ करते थे उसमें एक संकल्प अनिवार्य रूप से पारित होता था और लगभग एक कर्मकांड की तरह होता था कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। 1975 से यह क्रम शुरू हुआ था। हर चौथे वर्ष ये रीत दोहराई सी जाती थी। बाद में जो सम्मेलन 3 वर्षों में होने लगा तो ये हुआ कि अकेला पोर्ट लुई जो है उसकी इन आवाजों से कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाए 3 बार गूंज चुका। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की पहल है और एक तरह से हिंदी संसार को एकजुट करने की कोशिश थी कि ये सम्मेलन होते थे। लेकिन जो इतनी बार बात हुई कि वो एक औपचारिकता बन गई, ये हमारा मुद्दा है। यानी लोग यदि इन सम्मेलनों में आए हैं और इकट्ठे हुए हैं तो ये शिष्टाचार भी निभाते चले, ये मांग करते चले। पर ये तकल्लुफ था कि तर्क था,
कि इसी अवधि में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस आशय का कोई प्रस्ताव ही पेश नहीं किया गया। तो जब संयुक्त राष्ट्र के सामने विचारार्थ ही कुछ नहीं था, तो ये रस्म क्यों निभाई जा रही? विश्व हिंदी सम्मेलनों में कितना कितना सत्कार, कितनी कितनी आवभगत, इतनी मेहमान नवाजी का खर्च यदि जोड़ लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के खर्च का हिसाब लगाना लोग भूल जाएंगे। कुल 12 सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक। जिस समय भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन होने को था, उस समय कुछ ही माह पूर्व एक आरटीआई लगी थी, एक सूचनाधिकार आवेदन जो है विदेश मंत्रालय में लगाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा। उसके जवाब में यह कहा गया कि अनुमानित राशि लगभग 82 करोड़ होगी। अब इस 82 करोड़ में से तो कई गुना ज्यादा राशि इन सम्मेलनों पर व्यय किया जा चुकी थी। फिर एक बार एक सत्र में एक लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह व्यय करीब 40 करोड़ का होगा। तो उसके जवाब में जो तत्कालीन विदेश मंत्री थी और जो हिंदी की बहुत ही अनुरागिणी थी, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा कि मैं 40 करोड़ क्या, यदि 400 करोड़ भी लगे तो भी मेरे लिए राशि अधिक नहीं है। कदाचित मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व हिंदी सम्मेलनों को एक दूसरे के द्वैत में और एक दूसरे के स्थानापन्न या विकल्प के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के अलग अलग भावोद्रेक बिंदु हैं, दोनों के अलग अलग अंतर्विकार भी हैं। अंततः विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष की चिराकांक्षा पाले हुए है और उनकी प्राप्तीक्षा के लिए उन्हें बुरा भला कहने से कुछ लाभ भी नहीं। वे कम से कम एक लक्ष्य के अभिज्ञान और अनुस्मरण के बिंदु के रूप में तो कुछ कुछ समय के बाद लगातार आते रहे। हमें भले ही लगे कि उन्होंने उस लक्ष्य का लगभग कंठाग्रीकरण कर लिया, पर इस दौर में, ये दौर जो बीत गई सो बात गई का दौर है, ऐसे दौर में यदि कोई संस्था आपको आपके लक्ष्य से गाफिल नहीं होने दे रही, तो मेरे विचार से वो भी उसकी वरिमा का ही साक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पहली बार भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया, तो ये बहुत बड़ी घटना थी। और ये दिलचस्प बात है कि भारत में 4 अक्टूबर 1977 को विदेश मंत्री और सितंबर 2000 में प्रधानमंत्री के तौर पर अटल जी के रूप में एक राष्ट्रवादी दल के नेता ने यह कार्य किया था। आज से क्रमशः 46 वर्ष पहले या 23 वर्ष पहले। पर संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाओं को छोड़कर अपने देश की भाषा में बोलने का साहस दिखाने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो तो फिदेल कास्ट्रो थे। 26 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा को उन्होंने अपने देश की भाषा में संबोधित किया था। अब ये जो क्यूबा के राज प्रमुख थे, ये कम्युनिस्ट थे। तो ये महत्व की बात है कि एक तरफ एक राष्ट्रवादी दल के अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी तरफ एक कम्युनिस्ट विचारधारा के फिदेल कास्ट्रो, दोनों ने, दो एकदम विरोधी विचारधाराओं के व्यक्तित्वों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की जगह अपने देश की भाषा को तवज्जो दी। लेकिन 1977 से अभी तक, या कहें कि 1975 से अभी तक लगभग आधी सदी होने आई है और हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई। कहा जाता है कि उसके लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, यानी 193 में से 129 सदस्य देशों का समर्थन चाहिए। अब देखा जाए तो ये समर्थन कई बार अन्य मुद्दों पर भारत ने जुटाया है, यानी 1950-51 में, 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में, 1991-92 में, 2011-12 में भारत के प्रस्तावों को 2/3 समर्थन मिला। हालांकि ये प्रस्ताव भाषा के नहीं थे। तो हिंदी को प्रस्तावित करने के बाद एक लॉबिंग की चुनौती जो है वो क्यों है? एक समय था जब गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व जो है भारत के हाथों में था और वो एक स्वर्णिम अवसर था, उसमें 100 से भी ज्यादा देश थे।
वो स्वर्णिम अवसर हम चूक गए। 1991-92 के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर पड़ता चला गया और भारत की वैश्विक उपस्थिति भी थोड़ी सी कशिकाएं होती चली गई। अब जब G20 और अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाने के साथ भारत की नेतृत्वकारी भूमिका फिर से उभरी है, तो फिर एक मौका है कि हिंदी के पक्ष में विश्व जनमत जुटाया जाए। अभी 2015 में जब SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या संवहनीय विकास लक्ष्य या जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते आदि के संकल्पों को जब 2/3 बहुमत से पारित किया गया, तो वैसा पारित करवाने में भारत भूमिका थी। ये ठीक है कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रस्ताव उतने सर्वव्यापकत्व से वंचित रहेगा जितना कि जो है जलवायु परिवर्तन के मामले में या संवहनीय विकास लक्ष्यों के मामले में था। लेकिन भारतीय कूटनीति इन दिनों जिस उफान पर है, तो वहां जो है हिंदी के लिए एक नई आशा उभरी है संयुक्त राष्ट्र संघ। पर दिक्कत ये होती है कि हमारे ये संसाधनों की बर्बादी है और फिर हिंदी भारत के सिवा कहीं भी राजभाषा नहीं है। जब उन्होंने ये कहा था तो हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री जी ने उनके सामान्य ज्ञान को सुधारते हुए उन्होंने बताया था कि नई पीढ़ी में भी ये राजभाषा है। लेकिन इन सज्जन का ये कहना था कि कल को यदि कोई तमिलनाडु से या बंगाल से प्रधानमंत्री बना तो हम उससे हिंदी बोलने पर क्यों विवश करेंगे। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ ये है कि यूएन की आधिकारिक भाषा बनाने के मामले में इतने अध्ययनशील और सुशिक्षित व्यक्ति के मन में भी इतने संभ्रम है। आधिकारिक भाषा होने का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि उसी भाषा में बोलने की अनिवार्यता है। ईरान के राष्ट्रपति कितनी बार संयुक्त राष्ट्र में फारसी में बोले, फिर भी ये पढ़े लिखे और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्कृति में दीक्षित रह चुके लोग इस तरह की भ्रांतियों में जीवित हैं। ये हमारी त्रासदी है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषाओं की आधिकारिकता के संबंध में 1 फरवरी 1946 को महासभा के द्वितीय संकल्प से अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी भाषाओं को मान्य किया गया था और अंग्रेजी व फ्रेंच को कार्यकारी भाषा घोषित किया गया था। 7 दिसंबर 1948 को स्पेनिश को भी कार्यकारी भाषा मान लिया गया था। इसके 20 वर्षों बाद जाकर रूसी भाषा को कार्यकारी भाषा का दर्जा मिला।